प्रधानमंत्री मोदी ने 5I का मतलब बताया। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। मोदी ने कारोबारियों को भरोसा दिया है कि वो उनके साथ हैं। अगर कारोबारी एक कदम बढ़ाएंगे तो सरकार 4 कदम आगे बढ़ाएगी। लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश में चली सभी 119 चीनी मिलें। इस सत्र में गन्ना किसानों को 20,000 करोड़ का भुगतान होना है। चीनी उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा। बुधवार से 69,000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग होगी। हर जिले में 3 जून से 6 जून तक काउंसलिंग की प्रक्रिया की जाएगी। 69,000 पदों के सापेक्ष 67,867 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जबकि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने पर एसटी की 1,133 सीटें खाली रखी गई। 69,000 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ होने के बाद सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए गोड्डा में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गोड्डा के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज को काउंसलिंग सेंटर बनाया गया है, जहां अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कुल 12 काउंटर बनाए गए हैं। प्रत्येक काउंटर पर एक खंड शिक्षा अधिकारी के साथ 4 कर्मचारी लगाए गए हैं। इसके अलावा समस्या निस्तारण के लिए एक हेल्प डेस्क काउंटर भी बनाया गया है। अयोध्या में धार्मिक स्थलों पर एक बार फिर से साफ सफाई शुरू हो गई। केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद साफ सफाई का काम शुरू किया गया। 2 महीने के बाद 8 जून को श्रद्धालु मंदिरों में दिखाई देंगे। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद मंदिरों के खोले जाने की तैयारी शुरू हो गई है। 8 जून के बाद मंदिरों को खोलने का निर्देश जारी हुआ। मंदिर में एंट्री करने से पहले श्रद्धालु को पूरी तरीके से स्वस्थ होना होगा। काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर को खोले जाने की तैयारी शुरू हुई है। काशी विश्वनाथ मंदिर में अब गर्भगृह में प्रवेश करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। पूरे मंदिर को सैनिटाइज करने का नियम होगा, जो कि निरंतर चलता रहेगा। लखनऊ में एसपी विधायक ने पुलिस प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। अवैध कब्जे को लेकर विधायक ने डीएम को पत्र लिखा। विधायक ने तहसील प्रशासन पर लगाया दबंगों को संरक्षण देने का आरोप। कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में जारी है। दुनिया भर में अब तक करीब 63,84,205 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। इनमें से 3,70,797 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 29,20,953 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,98,706 हुई है। वहीं देश में कोरोना के अब तक 95,526 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना से अब तक 5,598 लोगों की मौत हुई है। वहीं कोरोना के अब तक 97,581 एक्टिव केस हैं। यूपी में कोरोना मरीजों की अगर बात करें तो यहां 8,361 हैं कोरोना मरीजों की संख्या। इसी के साथ ही प्रदेश में 5,030 कोरोना मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। इनमें से 3,109 एक्टिव केस हैं, जबकि अभी तक कुल 222 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। मैनपुरी में अब 14 दिन बाजार नहीं खुलेंगे। मैनपुरी शहर को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, जिस वजह से यहां बाजार खोलने पर पूरी तरह से रोक है। मैनपुरी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 25 हुई। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और उनका परिवार फिलहाल एम्स में ही भर्ती रहेगा। दरअसल सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें उनके परिवार के साथ भर्ती कराया गया था, पर महाराज का परिवार घर में रहकर अपना इलाज कराना चाहता था। एम्स प्रशासन ने सोमवार को 5 सदस्यों को डिस्चार्ज किया, लेकिन उन्हें दोबारा एम्स के कोविड एरिया में भर्ती किया गया। उत्तराखंड में सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से सरकार कांग्रेस के निशाने पर है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा साफ तौर से, जहां गरीब आम जनता पर क्वारंटीन करने और कोरोना फैलाने पर 307 का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, ऐसे में अब क्या सरकार सतपाल महाराज पर 307 का मुकदमा दर्ज कराएगी। इधर यूपी में बदला शराब की दुकानों के खुलने का समय। अब से सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक शराब की बिक्री की जाएगी। वहीं कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट वाले इलाकों में पाबंदी बरकरार है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने अनलॉक 1 को लेकर
गाइडलाइन जारी की है, एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत केंद्र द्वारा दी गई छूट को थोड़ा कम करके राज्य में लागू किया गया है। रेड जोन के साथ साथ कंटेनमेंट जोन में भी कई बंदिशें रहेंगी। वहीं 8 जून के बाद उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को भी शुरू किया जा सकेगा। मदन कौशिक के अनुसार जो भी आदेश निर्देश जारी किए गए हैं उनका राज्य सरकार पालन कर रही है। देहरादून में रेड जोन से आने वाले तमाम यात्रियों को संस्थागत क्वारंटीन किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली समेत अन्य राज्य शामिल हैं। लेकिन जिला प्रशासन को नैनीताल में आने वाले यात्रियों को लेकर असमंजस है, क्योंकि नैनीताल को रेड जोन में शामिल कर दिया गया है। ऐसे में जिलाधिकारी ने शासन से मांग की है कि वो इस बारे में स्थिति को साफ करे। क्या नैनीताल जिले से आने वाले यात्रियों को भी संस्थागत क्वारंटीन करना है या फिर नहीं। कन्नौज जिले में एक साथ 12 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि 12 कोरोना मरीजों में से एक मरीज हाजीगंज इलाके का है, जबकि 11 मरीज छिबरामऊ इलाके के हैं, जिनमें से 10 लोग एक ही परिवार के हैं जो अहमदाबाद से आए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में आज 12 नए कोरोना मरीज मिलने के बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 72 हुई है, जिनमें से 25 ठीक हो चुके हैं। मुजफ्फरनगर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या 54 जा पहुंची है, जिसमें मुजफ्फरनगर में एक बार फिर कोरोना वायरस के फैलने का संकट गहराता हुआ दिख रहा है। दरअसल जनपद मुजफ्फरनगर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा। जनपद में मंगलवार को 63 लोगों की जांच की गई, जिसमें 3 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक का मुंबई में ऑटो चलाता था और 18 मई को चंपावत स्थित अपने गांव आया था। गांव के स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर में उसे रखा गया। 21 मई को तबियत खराब होने पर उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया, जिसके बाद 24 मई को युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। चंपावत में कोरोना से मौत का ये पहला मामला है। रुद्रपुर में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी कर राशन बांटने के मामले में बीजेपी विधायक राजकुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। चौकी इंचार्ज की तहरीर पर रुद्रपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल विधायक राशन बांटने के लिए अपने आवास पर स्थानीय लोगों को उन्होंने बुलाया था, लेकिन भीड़ इतनी बढ़ गई कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। गाजियाबाद के वैशाली इलाके को कोरोना मरीजों की चेन तोड़ने के लिए सील किया गया। पिछले 5 दिन में 14 कोरोना के नए मरीज वैशाली में मिल चुके हैं। वैशाली को 4 सेक्टर और 2 जोन में बांटा गया। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुलेंगी। मेडिकल स्टोर को 24 घंटे खोलने के निर्देश डीएम ने स्वास्थ्य विभाग से मिलकर यह फैसला लिया है। आदेशों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। रामनगर संयुक्त चिकित्सालय में केयर सेंटर खोलने को लेकर चिकित्सालय के सीएमएस के नेतृत्व में एक बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि रामनगर आने वाले प्रवासियों को रामनगर में ही रखा जाएगा। रामनगर के कोविड सेंटर में डॉक्टर्स की टीम हमेशा तैनात रहेगी। देहरादून में पुलिस महानिदेशक अनिल अतुड़ी ने प्रदेश वापस आ रहे नागरिकों से होम क्वारंटीन के नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमें इस देवभूमि को फिर से ऐसी स्थिति में लाना है जहां बड़ी संख्या में पर्यटक तीर्थ स्थलों पर आते हैं। राज्य में होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने वाले 414 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही गई। रुड़की में कोरोना संकट के बीच गन्ना किसान अपने भुगतान को लेकर भटकने को मजबूर हैं, पर वहीं गन्ना समिति के अधिकारियों का कहना है कि किसानों को फरवरी 2020 तक का भुगतान किया जा चुका है, पर किसानों का आरोप है कि अभी तक उनके खाते में किसी भी तरह का भुगतान नहीं पहुंचा। सहारनपुर में 11 साल की मासूम से दरिंदगी की खबर सामने आई, जहां पड़ोस में रहने वाले एक वैशी दरिंदे ने मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। ऐसे में सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को इलाज के लिए भेजा है और फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। अलीगढ़ के सिविल लाइन इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसबीआई बैंक के मेन ब्रांच में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले। ऐसे में बैंक को तुरंत बंद कर दिया गया और ग्राहकों को वापस लौटा दिया गया। फिलहाल बैंक को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। मसूरी होटल एसोसिएशन कार्य की बैठक में फैसला लिया गया कि भारत सरकार के आगामी 8 जून से होटल रेस्टोरेंट खोलने के फैसले का स्वागत हुआ, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं दी है। साथ ही होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने यह भी कहा
कि कोई टूरिस्ट कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो इसमें होटल स्वामियों को परेशान न किया जाए। कौशाम्बी में एक लोभी युवक ने अपनी 9 माह की गर्भवती पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। युवक ने कारोबार के लिए 3 लाख रुपये और एक बाइक की मांग की थी। डिमांड पूरी नहीं होने पर पत्नी के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। मेरठ में अपराधियों ने 2 वीडियो जारी कर पुलिस को खुलेआम चुनौती दी है। वीडियो में अपराधी हथियार लहराते दिखाई दे रहे हैं और गाली गलौज करते हुए भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही अपराधियों ने सरेआम फायरिंग की थी और इस फायरिंग में एक दलित युवक की मौत हो गई थी। इस हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। वहीं मृतक के परिवार वालों ने गुहार लगाई है कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले। शामली में पानी की बर्बादी की तस्वीर सामने आई है। जलालपुर गांव में लोग बेवजह पानी की बर्बादी कर रहे हैं। पूरे जिले में लाखों लीटर पानी बेवजह बर्बाद किया जा रहा है। यहां सरकारी हैंडपंप में तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं पानी को किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, जिस पर जिला अधिकारी शामली ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। फिरोजाबाद में कोरोना संकट के बीच डिफेंस मिनिस्ट्री की ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री ने मिसाल पेश की है। हजरतपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने नो प्रॉफिट नो लॉस पर मास्क, चादर और पीपीई किट बनाए हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के प्रशासनिक अधिकारी ने फैसला लिया। उन्होंने बताया कि अभी भी बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हैं जिनका काम प्रोसेस में है। बागपत पर बीजेपी नेता की बेटी की हत्या सहित ट्रिपल मर्डर मामले के बाद आईजी मेरठ बागपत पहुंचे हैं। आईजी जोन मेरठ प्रवीण कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर हत्याओं के बारे में जानकारी जुटाई। साथ ही थाना अध्यक्ष और एसपी बागपत को आरोपी गिरफ्तारी के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद आईजी ने बताया कि हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। फर्रुखाबाद में खेत के बीच पुराने बिना इस्तेमाल होने वाले कुएं में सरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बदबू आने पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। शव को पुलिस ने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। महुआ में परिवार के साथ बाइक पर जा रही महिला से 3 नकाबपोश बदमाशों ने तमंचा लगाकर लाखों रुपये के जेवरात लूट लिए। घटना की सूचना मिलने पर इलाके में हड़कंप मच गया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और कार्रवाई में जुट गई है। काशीपुर में सैनिक की पत्नी ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारियों ने मौजूदगी में मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मेरठ जिले के लेसाड़ी गेट थाना इलाके से 6 साल की मासूम बच्ची की हत्या की खबर सामने आई। दरअसल यहां रहने वाले इरफान की 6 साल की बेटी जोया का शव पास के एक खेत में मिला था। बताया जा रहा है कि हत्यारे ने गला दबाकर मासूम की हत्या की। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शक के आधार पर 2 युवकों को हिरासत में ले आई, जिनसे पूछताछ चल रही है। कानपुर में बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी चाकू से गला रेत कर भाई की हत्या। दरअसल भाई ने बहन को पड़ोसी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा। परिजनों ने हत्या को छुपाने के लिए पुलिस को आत्महत्या बताया, लेकिन पुलिस जांच में मामले का पता चल गया। बदायूं में वकील को मास्क ना लगाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने मास्क ना लगाने पर वकील की पिटाई की, जिसके बाद वकील अपने साथियों के साथ तहसील में पहुंचकर जमकर हंगामा काटता दिखाई दिया। रुड़की से खबर है, टिड्डी दल के खतरे को देखते हुए गन्ना विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में किसानों को टिड्डी दल के खतरे से बचने के उपाय बताए गए हैं। साथ ही किसानों को आगाह किया गया है कि टिड्डी दल लाखों की संख्या में पहुंचकर फसल को बुरी तरह से चौपट कर सकता है। गन्ना सचिव कुलदीप सिंह तोमर ने बताया कि टिड्डी दल दिखाई देने पर उसे धुआं करके या टीन के डब्बे बजाकर भगाया जा सकता है। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आशियाना इलाके के शहीद पथ पर ईंटों से लदा ट्रक पलट गया। ट्रक की चपेट में आने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। संभल में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी है।
खटीमा में बाइक सवार पति पत्नी को बस ने टक्कर मार दी, जिसके बाद घायल पति पत्नी को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान पति की मौत हो गई, जबकि मृतक की पत्नी को हायर सेंटर हल्द्वानी भेजा गया है, जहां हल्द्वानी भेजते वक्त रास्ते में उसकी भी मौत हो गई। संभल में दो पक्षों में मारपीट के बाद फायरिंग हुई है। गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है और 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। काफी कम वक्त में तेजी से पॉपुलर हुए टिकटॉक ऐप के क्लोन से जुड़ी एक खामी सामने आ रही है। टिकटॉक ऐप और चीन के खिलाफ बने माहौल में ये ऐप तेजी से पॉपुलर हुआ है और अब तक लाखों यूजर्स इसे डाउनलोड कर चुके हैं, लेकिन अब इससे जुड़ी एक खामी सामने आई है। इसकी मदद से अटैकर यूजर के अकाउंट से छेड़छाड़ कर सकता है और किसी और के अकाउंट से मैसेज भी भेज सकते हैं। हालांकि पर्सनल ईमेल आईडी या डेटा की चोरी का खतरा नहीं है, लेकिन ऐप पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर डेवलपर का ऐप बताया जा रहा है। भारत में काफ़ी वायरल हुआ ऐप एक एंड्रॉयड ऐप है जो आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन में चीन के बने ऐप्स को पहचानता है, फिर उन्हें डिलीट कर देता है। हाल ही में लॉन्च हुआ ये ऐप बहुत ही कम वक्त में गूगल प्ले पर फ्री ऐप की लिस्ट में टॉप पर है।